Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good Good morning to morning, all sir. of you. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning to all of you. सर आज आप मेरे को स्टेडियम में देखे थे। Okay, beta. आज आप मेरे को स्टेडियम में देखे थे। Okay. What is your name? सर समर्थ। Samarth Maheshwari. Yes, beta. I went in stadium at 5:45 a.m. and returned from यस there सर, हम लोग आए थे। 5:45 and returned before 6:30. After running and taking some physical exercise, I returned back from there. यस Okay, it is useful for health, यस सर, already. वी आर प्लेइंग क्रिकेट। Okay, beta. Okay, so let us look at this chapter. This chapter is very interesting, and this chapter enhance your knowledge about Delhi as a capital of our यस सर। country, how it made a country, capital of our country. Actually, this is very important chapter for you. Okay, let us look द दिल्ली सुल्तान्स। तो सबसे पहले दिल्ली सुल्तान को पहले टर्म को हम आपको समझा देते हैं। दिल्ली सुल्तान का मतलब दिल्ली के जो सुल्तान हुए। सुल्तान का मतलब राजा होता है, किंग, एम्परर, सम्राट, आप कुछ भी कह सकते हैं। सुल्तान कोई अलग वर्ड नहीं है, ये किंग से ही मिलता जुलता वर्ड है, बट अरबी में इसको सुल्तान बोलते हैं। ठीक है, सल्तनत एक राज्य है। सल्तनत मतलब एक राज्य है। हाँ, सल्तनत का मतलब उस सुल्तान के अंडर में जो क्षेत्र आता है उसका जहाँ तक, हाँ, जहाँ तक उसका, किंगडम बोलते हैं, वैसे सुल्तान का सल्तनत हाँ, बोलते हैं। सुल्तान का जो एरिया होता है जहाँ तक उसका कंट्रोल होता है, हम उसको सल्तनत कहते हैं। ठीक है, सल्तनत का मतलब अगर एक लाइन में समझना चाहें तो किसी भी राजा के अधिकार क्षेत्र में आने वाला जो क्षेत्र होता है हम उसको सल्तनत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखेंगे। इन चैप्टर 2 वी सॉ द रीजन। रीजन का मतलब ऐसे क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी हुई है पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, दैट द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। कावेरी डेल्टा के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि कावेरी में कौन कौन से पाल शासक, पल्लव, क्या क्या शासकों के बारे में हमने पढ़ा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये बड़ा किंगडम था। सर चाहमांस थे तो चौहान्स के नाम से थे। चाहमांस या चौहान एक ही बात है। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ ए किंगडम विथ दिल्ली एज इट्स कैपिटल। हम उस चैप्टर में हमने ये ध्यान दिया था कि उसमें कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी किंगडम या किसी साम्राज्य की राजधानी के रूप में दिल्ली का कोई वर्णन नहीं आया था। दिल्ली को कहीं भी ऐसी पहचान नहीं मिली थी कि वह किसी भी साम्राज्य की राजधानी थी, ऐसा कहीं भी वर्णन अब तक नहीं मिला है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन अभी हम यहाँ के बारे में पता चलेगा कि दिल्ली फिर कैपिटल कैसे बनी। ठीक है, दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी का मतलब जो 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली का कोई ऐसी पहचान नहीं बनी थी कि वह एक कैपिटल जैसी दिखे या किसी की कैपिटल बनी हो। यस सर, मतलब जब अपन ने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, तो वो 12वीं शताब्दी के आगे का पढ़ा था, तो उसमें दिल्ली को बताया ही नहीं। बिल्कुल, तो 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली की हम कह सकते हैं कोई पहचान नहीं थी। इसको किसी बहुत बड़े बहुत इम्पोर्टेंट शहर के रूप में इसको नहीं जाना जाता था। यह एक सामान्य शहर हुआ करता था जो किसी भी राजा की राजधानी नहीं थी इससे पहले। आगे देखेंगे। टेक अ लुक एट टेबल 1। अब टेबल 1 में आप देखेंगे, देखिए ये जो टेबल 1 आपको दिखाया गया है, जिसमें टेबल 1 की बात कर रहे हैं। तो टेबल 1 इस पेज के बाद ये यहाँ पर है टेबल 1। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे और वो समझ में आ जाएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। लुक एट टेबल 1। Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajput।
तोमर राजपूत जो थे उनके अंडर में सबसे पहले एक कैपिटल बनी, सबसे पहले अगर राजधानी ये बनी किसी की तो वो तोमर राजपूत थे जिनकी ये राजधानी बनी। अब इसको गुड मॉर्निंग सर। या सर इस चैप्टर के सेकंड पेज में सबसे पहले राजा का नाम तोमर राजा का जी जी देखिए यहाँ पे लिखा है तोमर राजा, तोमर्स अर्ली 12th सेंचुरी, शुरुआती जो 12वीं शताब्दी है। तो अर्ली सेंचुरी क्यों बोला, अर्ली 12th सेंचुरी, क्योंकि 1130 to 1145 इसको हम अर्ली बोलते हैं। अर्ली का मतलब शुरुआती जो समय है, 1130 से लेकर के 1145 तक यहाँ पर अनंग पाल नाम का राजा था जो कि तोमर राजपूत था, इसकी ये राजधानी बनी थी 1130 to 1145। इसके बाद चौहान आए, चौहान शासकों ने यहाँ पर 1165 से लेकर के 1192 तक शासन किया, जिसमें अगर चौहान राजा की बात करते हैं तो उसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है जो 1175 से 1192 तक इसने यहाँ पर शासन किया था। इसके बाद के जो राजा हैं वो सब विदेशी हैं, मुगल हैं, तुर्क राजा हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी पहले इतना ही देख लेते हैं कि राजपूत डायनेस्टी में तोमर और चौहान ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था। चलिए फिर से वहाँ पर पहुँचते हैं। हु वर डिफीटेड इन मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान। देखिए चौहान राजाओं ने तोमर राजाओं को हरा दिया था, इसलिए उनका शासन हो गया बाद में, जैसा कि आपने अभी देखा है कि तोमर के बाद चौहान राजाओं का शासन हुआ। आल्सो रेफर टू ए चौहान। सर वो आपने नेक्स्ट चैप्टर में बताया था कि पृथ्वीराज को बाबर ने हराया था, इसमें उसका नाम तो है ही नहीं। नहीं बेटा, आपने बाबर का नाम लिया तो मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने बाबर नाम नहीं बताया था, मैंने बताया था मोहम्मद गोरी ने उसको हराया था। ठीक है, सॉरी गोरी। बाबर ने सबसे पहले 1528 में इब्राहिम लोदी को हराया था। वो बहुत बाद की बात है, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है आने वाले चैप्टर्स में हम वहाँ पर पहुँचेंगे, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। बाबर जब आया तो बाबर के सामने जो उसका अपोनेंट था वो इब्राहिम लोदी था। पृथ्वीराज चौहान वगैरह तो पहले ही मर चुके थे, कई 100 साल पहले मर चुके थे, तो उनका उनसे कोई सामना नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते। हाँ, who were defeated in middle of the 12th century by the चौहान, also referred as चाहमान्स। चाहमान बोले या चौहान बोले एक ही बात है। अजमेर, अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि पृथ्वीराज चौहान का संबंध कहाँ से है, अजमेर से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान का संबंध कहाँ से है, अजमेर से। अजमेर, यस, इट वाज अंडर द, उनका ननिहाल था। जी बेटा आगे। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, ये दिल्ली और ये उधर यूपी साइड ज्यादातर मुगल लोगों का ही राज क्यों रहता था? बेटा देखिए, जो शक्तिशाली रहेगा दुनिया में हमेशा उसी का शासन रहता है, जो शक्तिशाली। तो कपड़े पहन नहीं सकती, मैं धो नहीं सकती। समझने की कोशिश करिए, जो पावरफुल रहता है शासन हमेशा उसका रहता है। तो मुगल राजा उस समय पर ताकतवर थे, टाइम की बात है, तो इसलिए उनका सीधी सी बात। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, भारत में छोटे छोटे राजा आपस में ही लड़ाई कर रहे थे और वो चाहते थे कि विदेशी लोग आएँ, हमारी हेल्प करें और हमारे दुश्मन को हरा दें। इस तरह से उन्होंने एंट्री लिया और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ के सभी राजाओं को हरा करके खुद ही राजा बन गए। तो ये तो हमारी आपसी फूट का परिणाम है, हम ही आपस में सुलह सोपत से मिलजुल के नहीं रहते हैं, इसलिए विदेशी ताकतों को मौका मिलता है वो आकर के यहाँ पर। जी अभी आप बोल रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक बार बता दीजिए किसका था वो। क्या पूछा बेटा, रुकिए पहले थोड़ा सा आवाज़ में बढ़ा दूँ, आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा सा अपनी आवाज़ बढ़ा के बोलिए बेटा, बोलो। अभी आप बोल रहे थे कि वो किसी का राज्य है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो एक बार और बता दीजिए। अच्छा, किसका राज्य इम्पोर्टेंट, अच्छा किसका राज्य इम्पोर्टेंट है बेटा? सर वो अजमेर वाला पृथ्वीराज का बता रहे थे। हाँ बेटा, जैसे कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस शहर से है, तो उसका संबंध अजमेर से है। इसका मतलब वो अजमेर के रहने वाले थे, अजमेर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, मतलब वो दिल्ली, मतलब सर वो अजमेर के राजा थे। जी सर वो दिल्ली जो था ना वो उनका ननिहाल था। अब मुझे इतना तो नहीं पता है बेटा, बस मुझे जो आपके स्क्रीन पर बुक में लिखा है। सर वो अजमेर के राजा थे क्या? नहीं, अजमेर के राजा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उनका जन्म अजमेर में हुआ था। आगे चल करके जब उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपनी एक राजा के रूप में शक्ति को बढ़ाया, तो उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कैसे किया? तोमर राजाओं को हरा करके उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस तरह से हम समझेंगे। सर पहले के समय में ऐसा होता था कि एक राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जो दूसरे राजा से इसका फायदा उठाता था। बिल्कुल बेटा, हाँ
पहले के समय में यही होता था कि एक राजा दूसरे राजा को कोशिश करता था कि कब हम उसको हरा दें। वो हमेशा एक दूसरे राजा को हराने की कोशिश में लगे रहते थे और जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी उस पर वो कब्जा कर लेते थे। आगे देखेंगे, ठीक है। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। अब अगर हम दिल्ली के महत्वपूर्ण होने की बात करते हैं तो दिल्ली महत्वपूर्ण कैसे हुई, दिल्ली एक अच्छे शहर के रूप में कैसे विकसित हुई, तो सबसे पहले यहाँ पर तोमर राजाओं ने और चौहान शासकों ने पहले यहाँ शासन किया और शासन करके दिल्ली को एक व्यापारिक क्षेत्र बना दिया, व्यापार का केंद्र बना दिया, ठीक है। यहाँ पर सामान का आना, यहाँ से बिकना, ये सब गतिविधियाँ वहाँ पर शुरू हुई, तो उन्होंने एक व्यापारिक क्षेत्र इसको बनाया, व्यापारिक शहर बना दिया, ठीक है। मेनी रिच जैन मर्चेंट्स, अब जैन मर्चेंट का मतलब जो जैन धर्म के लोग होते हैं, ऐसे व्यापारी इस दिल्ली शहर में रहते थे और उन्होंने ढेर सारे टेम्पल्स बना दिए, मतलब जैन मंदिर। हाँ, क्या होता है देखिए, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जब उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाता है तो थोड़ा पैसा अपने धर्म काज में भी लगाते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में अपना पैसा लगाते हैं। तो क्या करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, और मंदिर बनवा देने से क्या है कि ये लगता है कि हाँ यहाँ पर जैन धर्म के लोगों का प्रभुत्व है, उनका साम्राज्य है, उनका यहाँ पर पावर है, ऐसा पता चलता है। क्वाइंस मिंटेड ईयर, यहाँ पर सिक्के भी बनाए जाते थे। देखिए, क्वाइंस मिंटेड ईयर का मतलब यहाँ पर सिक्के भी बनाए जाते थे और उसको क्या कहा जाता था, डेलीवाल। उन सिक्कों को कहा जाता था डेलीवाल। हैव अ वाइड सर्कुलेशन, और ये बड़े क्षेत्र में ये चलाए जाते थे, ठीक है। ये सिक्के उस समय पर बड़े क्षेत्र में इनका सर्कुलेशन था, मतलब बड़े क्षेत्र में ये सिक्के करंट में चलते थे। जैसे हमारे यहाँ अभी ये जो सिक्के हैं डेलीवाल, ठीक, जो सिक्के उस समय वहाँ पर बनाए जाते थे, उनको बड़े क्षेत्र में वो चलते थे। चलते का मतलब जैसे अभी सर पृथ्वीराज चौहान के समय पर, हाँ बेटा, जैन मर्चेंट के समय में जो जैन धर्म के जो व्यापारी थे, वो वहाँ पर जिस समय उसको कॉमर्शियल सेंटर उन्होंने बनाया। ये जो अपना मतलब वो पृथ्वी थी, इसमें से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल गया था। नहीं बेटा, ट्रॉपिक, आप देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट उस समय डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बाद में ये सब कॉन्सेप्ट आया है कि हमें अक्षांश, देशांतर इनका यूज करना है, ठीक है, कैसे करना है, ये सब कॉन्सेप्ट बाद में आया है, ठीक है। हालांकि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर है, वो क्या है, एक इमेजिनेशन लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वो कोई उसका कहीं सर वो दिखती नहीं है, कहीं भी उसका अस्तित्व नहीं है, या उसको माना जाता है कि हाँ इस क्षेत्र से होकर के वो जाती है, और ये केवल हमें अध्ययन करने में, स्टडी करने में हमें सुविधा देता है। हाँ, ये केवल हमें स्टडी करने में हमें सुविधा देता है। आगे चलते हैं बेटा। कार्ल डेलीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन, जैसे हमारे यहाँ भी 1 रुपये का, 2 रुपये का या 5 रुपये का, 10 का सिक्का चलता है तो पूरे देश में चलता है, लेकिन उस समय जो डेलीवाल सिक्का था वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में वो उस समय चलता था। पर पहले ऐसा होता था कि सिर्फ उतनी जगह में एक सिक्का चलता था, अगर आप और कहीं उसे ले जाओगे तो वो नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब आगे चलते हैं बेटा। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of 13th century। अगर हम दिल्ली को एक ऐसे शहर के रूप में देखें जब वो कैपिटल बन गई और बड़े क्षेत्र को उसने कंट्रोल किया, उस पर नियंत्रण स्थापित किया, तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत होती जो दिल्ली के सुल्तान थे। दिल्ली में जब सुल्तानों ने अपना शासन शुरू किया, अरब के लोगों ने, सल्तनत शब्द क्या है, ये अरबी शब्द है। दिल्ली पर जब अरब के लोग आए और एज ए किंग जब वहाँ पर वो दिल्ली पर शासन करना शुरू किया, तब दिल्ली को एज ए कैपिटल एक पहचान मिली। इससे पहले उसको कैपिटल के रूप में कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं मिली थी, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, और इसकी शुरुआत होती है 13th सेंचुरी से। और 13th सेंचुरी सर वो अलग अलग जाति के लोग वहाँ पे रहते थे, जैसे कि किसी को हरा दिया तो फिर वही आ गए। हाँ,
ऐसा है। देखिए शुरुआत में तोमर राजाओं का शासन था, तोमर राजाओं को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, चौहान शासकों ने, लेकिन चौहान शासकों को फिर अरब के लोगों ने हराना शुरू किया, यानी चौहान को पृथ्वीराज गोरी ने हरा दिया, पृथ्वीराज गोरी, गलत मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मोहम्मद गोरी ने हरा दिया, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और इसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद धीरे धीरे फिर अरब के लोगों का ही वहाँ पर एक के बाद एक। सर तो जो मोहम्मद गोरी था तो उसका तो नाम ही नहीं है दिल्ली सुल्तान में। वो दिल्ली सुल्तान के रूप में नहीं था, उसका नाम नहीं है। दिल्ली सुल्तान के रूप में अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं इल्तुतमिश वगैरह से इनका दिल्ली सुल्तान के रूप में नाम शुरू हुआ है ना। मोहम्मद गोरी तो हराया इनको पृथ्वीराज चौहान को, उसके बाद यहाँ से चला गया था। उसके बाद और जो अरब के शासक हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आने शुरू हुए, उसका लंबा इतिहास है ना। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी अगर हम दिल्ली सुल्तान की बात करते हैं, दिल्ली सुल्तानों ने दिल्ली को एक कैपिटल के रूप में पहचान दिया, ऐसे हम बात कर सकते हैं। 13th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? कोई स्टूडेंट बताएगा 13th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी सर 1300। सर 1300। हाँ बेटा, आप लोग गलती कर रहे हो, इसीलिए मैं एक 1300। नहीं बिल्कुल नहीं, एक कॉन्सेप्ट को बेटा सही करिए आप लोग। जब हम बोल रहे हैं 1130। नो, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रुकिए आप लोग। 13th सेंचुरी जब भी बोली जाए तो आप तुरंत समझ जाइए 1200 प्लस, 1200 प्लस, इसका मतलब 1200 के बाद, 1200 के बाद, 1200 के बाद, सर 1201। हाँ 1200 के बाद, यानी 1201 से स्टार्ट होगा ये। सर 1201। हाँ 1201 से इसकी शुरुआत होती है। हमने आपको कितनी बार बताया है कि किसी भी सेंचुरी की जब बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी, 20th का मतलब 20वीं, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत कब होगी? कोई स्टूडेंट हमें बता देगा। 1901। वेरी गुड, सर 9। वेरी गुड, 1901। यहाँ से आपके 20वीं शताब्दी की या 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। हमने एक दिन शायद इसके लिए अलग से आप लोगों को समझाया था कि जैसे जो फर्स्ट सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब ये नहीं है कि 100 के बाद, ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब ही है ईयर 1, ईयर 1 से शुरू होगा ना फर्स्ट सेंचुरी, और ईयर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप 99, इस तरह से आप 100 तक पहुंचेंगे। जब पूरे 100 ईयर हो जाएंगे तब आपकी वो 1 सेंचुरी कंप्लीट होगी। सर मुझको समझ में नहीं आ। जी बेटा, सर अगर एक बार समझा दीजिए सर, जैसे कि सर आपने 100 आप सभी लोग अपना माइक ऑफ करिए और मेरी बात को धीरे धीरे पहले समझिए। समझने के बाद कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा। बोलो बेटा, बोलो पहले बोलो आप। सर मुझको समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। फिर से समझिए, मैं समझाता हूँ। देखिए, जब हम बात करेंगे, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली सेंचुरी में मनुष्य ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर लिया था, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था फर्स्ट सेंचुरी में, ऐसा हम अगर बोल दिया हमने, ऐसे इमेजिनेशन करिए, चाहे सच्चाई नहीं है तब भी, कि फर्स्ट सेंचुरी में मनुष्य ने काफ़ी तरक्की कर लिया था, काफ़ी डेवलपमेंट हासिल कर लिया था। तो फर्स्ट सेंचुरी का क्या मतलब है? देखिए फर्स्ट सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था, जो इस सेंचुरी मतलब इसके बराबर नहीं था उतना। हाँ, चलिए, तो ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये सच्चाई है कि नहीं है इससे आपको कोई मतलब नहीं, हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि सेंचुरी को हम कैसे समझेंगे। सर जैसे कि पहले 19 से चल रहा था, 19 सेंचुरी पूरी खत्म हुई, फिर ये 21 सेंचुरी आई है अब। लेकिन पहले मैं फर्स्ट सेंचुरी को समझा रहा हूँ। फर्स्ट, हाँ, बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे, थोड़ा शांत रहिए। एक्सक्यूज, हाँ, पहले एक्सक्यूज मी सर, आप समझाए तो आप किसी को बोलने मत दिया करें, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है बेटा, बीच में नहीं बोलना। फर्स्ट सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने बोल दिया कि फर्स्ट सेंचुरी में मनुष्य ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया था, बहुत उन्नति कर लिया था, बहुत आगे बढ़ गए थे। तो हम फर्स्ट सेंचुरी की बात जब करेंगे तो शुरुआत के 100 वर्षों की बात कर रहे हैं, शुरुआत के 100 वर्षों की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि एक सेंचुरी में 100 ईयर होता है, ये तो पहले पता है ना।
तो हम केवल फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है शुरुआत के पहले 100 वर्षों की बात कर रहे हैं हम। शुरुआत के पहले 100 वर्षों की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब 100 वर्षों की शुरुआत कैसे होगी? 1 से शुरुआत होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि 100 वर्ष के बाद शुरुआत होगी। आप समझिए, शुरुआत के पहले 100 वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत 1 से होगी। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह से आप 99 ईयर, 100 ईयर आप कंप्लीट करेंगे, तब आपका 1 सेंचुरी कंप्लीट होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सर आ गई। सर आ गई। अंशिका, आपको समझ में आया? नो सर। सर आ गई। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया? अंशिका, आपको समझ में आया कि नहीं? एनी अदर स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया सेंचुरी का कॉन्सेप्ट, वो बोलेगा। मौका अभी है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। हे भगवान, ये बच्चे, चलो देखते हैं। इसके पहले 19th सेंचुरी चल रही थी। अगर 1 से करेंगे तो 0 समझा दीजिए। ओके बेटा, मैं आपको समझा रहा था। इधर वाईफाई लाइट चली गई और वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा मैं जोड़ा हूँ अभी। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। सर ये 120 वाला तो हाँ, चलिए, किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे समझ में नहीं आया। ओके, नहीं समझ में आया, फिर से मैं फिर से समझाऊंगा बेटा, कोई बात नहीं। आप हाँ, किसको समझ नहीं आया? अंशिका, आपको समझ नहीं आया? सर आपको क्या बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कि आपने नंबर दिया था 13 सेंचुरी का, तो फिर उसमें पीछे जाके बताना है या फिर आगे जाके? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब इसको भी स्पष्ट कर रहा हूँ। पहले तो आपने फर्स्ट सेंचुरी समझ लिया ना। चलिए, अब सबके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आया, अपना माइक ऑफ रखेंगे। हाँ, अपना माइक ऑफ रखेंगे, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। हम दोबारा से उसी बात को फिर से बता रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं मनुष्य के डेवलपमेंट की, और फिर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी की। फर्स्ट सेंचुरी जब हम बोल रहे हैं तो आप समझिए कि फर्स्ट सेंचुरी जब हम बोल रहे हैं तो ये 100 के बाद शुरू नहीं हो रहा है। फर्स्ट सेंचुरी की जब बात कर रहे हैं तो 1 से शुरू हो रही है। 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरह से 99 ईयर, फिर 100 ईयर। 100 ईयर कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 100 ईयर कंप्लीट हुआ। 100 ईयर कंप्लीट होने के तुरंत बाद 101 जब हम बोलते हैं तो ये सेकेंड सेंचुरी होगी कि फर्स्ट सेंचुरी होगी, ये बताइए पहले। सर ये सेकंड सेकंड हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा समझा। जब 100 कंप्लीट हो जाएगा तो 100 के बाद जो भी ईयर आएगा वो सेकंड में काउंट किया जाएगा। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। में कन्वर्ट हो जाए जी, आप जैसे सर 30 वाला आप समझा दीजिए। हाँ, मैं अभी समझा रहा हूँ। अभी मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि सेकेंड सेंचुरी की शुरुआत कब हुई, तो आप तुरंत बोलेंगे 100 ईयर के बाद। हाँ, 101 के बाद, इसका मतलब 101 से इसकी स्टार्टिंग होती है, तो ये सेकेंड सेंचुरी होगी। 100 ईयर। हाँ बेटा, इसी तरह से जब हम बोलेंगे कि 5वीं या 5th सेंचुरी की शुरुआत कब होगी, तो आप बोलेंगे 400 के बाद, यही ना? 400। यस सर। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे 13th सेंचुरी की शुरुआत कब होगी, तो आप बोलेंगे 1200 के बाद। यस सर। अब कोई डाउट है किसी को? यस सर। अब नो सर, नो सर। की होगी तो 10 का बोलेंगे। ये पहले और बताइए, टाइम ओवर हो रहा है, 15 मिनट की सर वो 13th वाला बताइए। 13th सेंचुरी की शुरुआत होगी 1200 के बाद। ठीक है, तो सर जो 13 है उसमें हम ये बोलेंगे कि 1201 के बाद। हाँ, 1201 से इसकी स्टार्टिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 100 सेंचुरी का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। देखिए, लिखा है फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी का मतलब है कि 1200 के बाद जो शुरुआती समय है। शुरुआती समय का मतलब है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स, ये शुरुआती समय होता है ना।
अगर हम 50 ईयर्स बिता लेते हैं तो उसके बाद वो बाद का समय माना जाता है ना। ये तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं ना। तो शुरुआत 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में विकसित होना शुरू हुआ, जो किसकी देन थी, किसका योगदान था उसमें, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका। ठीक है, टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन। अब फिर से टेबल 1 को दोबारा देखिए तो मतलब द किंग ऑफ दिल्ली। जी, अर्ली तुर्किश रूलर, तुर्क के जो शुरुआती जो शासक हैं उनका समय शुरू होता है। देखिए 1206 टू 1290। शुरुआती जो तुर्किश रूलर हैं उनका शासन कब से शुरू हुआ, 1206 से 1290 तक चलता है, जिसमें अलग अलग शासकों ने यहाँ पर राज किया है। सबसे पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन चला 1206 टू 1210। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसी का शिष्य था, एक तरह से इसी का गुलाम था, जो 1210 से 1236 तक उसने शासन किया। 36 और 1236 के बाद रजिया सुल्तान आती है, जिसने 4 वर्ष तक शासन किया था। 1240 तक। 1236 टू 1240 लगभग 4 इयर्स तक इसने शासन किया था। तो ये जो बिग मैजिक है, इस पर जो रजिया सुल्तान है उसकी पूरी स्टोरी आती है। सर इसकी सीरियल भी पहले पृथ्वीराज सर वो रजिया ने जो शासन करा सर, और जो बिग मैजिक है उसमें जो रजिया सुल्तान है उसका पूरा सीरियल आता है। हाँ बेटा, बिल्कुल। और सर पहले पृथ्वीराज भी आता था। हाँ आता था, बिल्कुल। सर सब अपने देश के शासक हो गए हैं ना। आगे देखेंगे बेटा, गयासुद्दीन बलबन। सर ये जो 1236 से 1240 वाला रजिया वाला है, तो सर इसमें नीचे जो लिखा है गियासुद्दीन बलबन, हाँ बेटा, तो सर उसमें 1240 से क्यों नहीं लिखा? हाँ बेटा, मैं बता रहा हूँ। 1240 के बाद बीच में कुछ ऐसे राजाओं का शासन रहा है जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था, बहुत ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस नहीं है, वो बहुत ही कमज़ोर प्रकार के शासक रहे, उनका कोई प्रभाव नहीं रहा है ना। इसलिए जो प्रभावशाली राजा है, जिनका कुछ प्रभाव पड़ा है इतिहास पर, उनका नाम यहाँ पर दिया है। तो बीच का समय इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक कर दिया गया है, 1266 टू 1287। ठीक है, आगे चलते हैं। इल्तुतमिश टॉम, ये इल्तुतमिश की कब्र है। इल्तुतमिश, हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो पेज नंबर 30 पे जो अभी आप पढ़ा रहे थे, उसमें जो वो फिगर दिया है मैप का, वो बना सकते हैं? हाँ, इसको बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। आप बना सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बना लेंगे। आप पढ़ करके सर बना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये कौन सी नदी है? सर वो वैसे तो होता गया क्योंकि जितने भी राजा आते गए उन्होंने कुछ बनवा दिया, जैसे कि इसमें दिया है जैसे कि मंदिर, टेम्पल। बोलो स्मिता। सर ये अभी बोल रही थी ना अंशिका सर, कि मतलब जितने भी राजा आए हैं, आपने बताया था जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मतलब उनको छोड़ के अभी जितने भी राजा आए हैं उनका सर मतलब कुछ बना है, वो कुछ बनवा कर गए हैं जी। उनका सर मंदिर, टेम्पल, जो उनका महल था उसने टेम्पल बनवा दिया और कुछ वो बनवा कर। हाँ ठीक है सर हाँ पेज नंबर 35 पे जो फिगर दिया उसे बना सकते हैं। अभी 35 तक हम पहुँचे नहीं है ना बेटा, जब 35 पर पहुँचेंगे तब हम आपको बताएंगे कि उसको बनाना है नहीं बनाना है। ठीक है, मैप बनाना जरूरी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए ये इस फिगर को बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है, आगे देखेंगे, हम समझा रहे हैं। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। ये 5 डायनेस्टी हैं जो मिल करके इस डायनेस्टी को उन्होंने बनाया है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। फिलहाल तो अभी ये 4 ही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो जलालुद्दीन खलजी, जो खलजी डायनेस्टी है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, टुगेदर अगेन आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को बनाने वाले फिलहाल तो 4 यहाँ पर दिया, 5वें का पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे इसको आगे। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज़ इन एरिया। दिल्ली के जो सुल्तान थे इस पूरे क्षेत्र में, दिल्ली क्षेत्र में अलग अलग जगह पर, दिल्ली क्षेत्र का मतलब होता है दिल्ली शहर की बात नहीं की जा रही, दिल्ली क्षेत्र जी। सर यहाँ पे सारे राजा मतलब सब
सब मतलब लड़के ही थे, एक ही लड़की हाँ थी हाँ, रजिया। केवल रजिया सुल्तान एक औरत थी, एक महिला सुल्तान हुई, और दिल्ली में कोई महिला सुल्तान नहीं हुई। जी, तो केवल सर रजिया। उन्होंने भी किसी को मार कर वो जीता होगा। हाँ बेटा, अब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं होता है कि मार करके ही वो जीते हों, कई बार सर वो टीवी पर उनका नाटक सर उसमें था, सर उनका नेम क्यों लिखा है, उनका सरनेम क्यों नहीं लिखा? कई बार तो ये होता रजिया है। सुल्तान का सीरियल। पर तंग कैसा होगा, उनके मतलब कोई करता होगा उनके पापा या फिर उनके सर जो रजिया सुल्तान उनकी वो मर गए होंगे तो फिर उन्हें मिला होगा। कई जो बार रजिया ऐसा होता है। सुल्तान जो उनके पापा वो पहले किंग होंगे तो हाँ। उनके मरने के बाद रजिया बिल्कुल, सुल्तान आपने को बना आपने दिया। आपने बिल्कुल सही समझा। कई बार ऐसा होता है Excuse me, कि sir. पिताजी की मृत्यु के बाद उसका बेटा या उसकी Yes, बेटी sir. राजा बनते हैं। ठीक है। और जब सर बेटा उनकी नहीं होगा, मृत्यु तो सर सुल्तान उनकी बना मृत्यु नहीं सर उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो जिंदा थे और फिर रजिया बहुत ताकतवर थी तो उन्होंने सोचा कि इसको युवराज बनाएंगे। जी जी, आप लोगों ने सीरियल देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। सही। यस सर, सर युवराज के राजकुमारी। हाँ, राजकुमारी बोलेंगे ना उसको। लेकिन उनका एक भाई भी था। हाँ ठीक है, आपने उसको देखा है। सर लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं था। जी 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 जी, हाँ, वो सब चीज़ें इतिहास का जो पार्ट है जो है वो आप पढ़ सकते हैं, और सीरियल्स वगैरह में भी देखने से आपको नॉलेज बढ़ता है। ये अच्छी चीज़ है, हमने उस सीरियल को नहीं देखा है। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज़ इन द एरिया। दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली के जो राजा हुए वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों का उन्होंने निर्माण किया, दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। तो ये सब क्षेत्र मिल करके आज दिल्ली कहलाते हैं, यानी दिल्ली में छोटे छोटे शहरों का उन्होंने निर्माण किया और आगे चल कर के सब दिल्ली के क्षेत्र में आ गए और सबको मिला के दिल्ली बोला गया। लुक एट मैप 1। अब देखिए मैप 1 की बात करते हैं, इस मैप को देखेंगे। फिरोज़ाबाद, ठीक है, फिरोज शाह कोटला एक शहर है जो पहले समय में बसाया गया। हौज खास, ये भी एक शहर है। सीरी, जहाँपनाह, दिल्ली कोना, कुतुब मीनार, वो फिर हौज सुल्तान। सर वो दिल्ली दिख रही है, सर वो दिल्ली दिख रही है जहाँ पे बिल्कुल। पॉइंट है। हाँ जी, दिल्ली भी दिख रही है, और यहाँ पर देखिए दिल्ली दिख रहा है। दिल्ली को भी बनाया, लेकिन दिल्ली आज जितना बड़ा है उस समय उतना बड़ा नहीं था, वो छोटा सा था। तुगलकाबाद, यस सर, आदिलाबाद, इन सभी शहरों को सर उसके उन्होंने। नीचे वो कोहना क्यों लिखा है? जी बेटा, सर उसके नीचे दिल्ली प्लस कोहना क्यों लिखा हाँ कोना लिखा है। कोना भी एक छोटा सा शहर था उस समय जिसके इस नाम से बनाया गया, कोना। जी। जो पालवन है वो उसने 2 बार राज करा था, लेकिन उसको 2 बार नाम दिया। आगे चल करके इन सभी शहरों को सर, मिला करके दिल्ली बनाया गया, यानी दिल्ली इस सब सर, शहरों ये को दिल्ली में हॉल- शामिल कर लिया गया। सर ये हौज सुल्तानी कौन है? सुल्तानी, सर यस सर, नीचे लिखा है देखिए। ये हौज सुल्तानी इस जगह का नाम है बेटा। हौज सुल्तानी इस स्थान का नाम है, इस जगह का नाम है, प्लेस। दिस इज ए प्लेस। देखिए फिरोजाबाद लिखा है वहाँ पे, वो उस राजा की सर, वो वजह से उसका नाम पड़ गया हौज फिरोजा। सुल्तानी अजीब सा नाम है। हाँ, अजीब सा नाम है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map 1 and locate Delhi 1 कोना। ठीक है, ये दिल्ली फर्स्ट कोना नाम है। सीरी एंड जहाँपनाह, ये छोटे छोटे शहर उस समय उन्होंने बनाए, आज ये सब दिल्ली का हिस्सा बने सर? हुए हैं। जी सर ये तो आदिलाबाद सर? ये अभी भी है। हाँ, अभी भी आदिलाबाद वो जगह अभी भी है। हाँ, सर, आदिलाबाद। मतलब ये पूरा मैप दिया गया है, वो इस वक्त दिल्ली का है। हाँ, आगे चलेंगे बेटा। अब देखिए सर? तुर्क रूलर्स के बाद खलजी डायनेस्टी आती है। खलजी डायनेस्टी कब से कब तक है? 1290 टू 1320 तक, जिसमें सबसे पहला शासक हुआ सर जलालुद्दीन। खलजी डायनेस्टी में सिर्फ 2 ही राजा हाँ, आए थे। जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। सर भी आपने बताया था जैसे कि जो इम्पोर्टेंट नहीं थे इसमें भी नहीं दिए इम्पोर्टेंट वाले राजा जिन्होंने कुछ करा नहीं था। हाँ हाँ, ये राजा इसमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका नाम है जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। ये आपस में दोनों चाचा भतीजे हैं। जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी जो है जलालुद्दीन का भतीजा था। ठीक है, तो सर उनका बेटा नहीं था? नहीं बेटा नहीं था, भतीजा था, मतलब भाई का बेटा था। सर कौन सा भतीजा थे? जी, सर अलाउद्दीन खिलजी
जलालुद्दीन का भतीजा था, ठीक है। ओके सर कोई बेटा नहीं था। अब देखो बेटा इतना मुझे जानकारी नहीं है उसका बेटा था कि नहीं था, ये मुझे बिल्कुल नहीं सर मालूम वो तो है। ठीक है ना, बड़े भाई का बेटा ही बनता है ना। तो ये बोल रहे जलालुद्दीन अकबर। अकबर तो बाद में आया बेटा, जलालुद्दीन अकबर वो दूसरी चीज़ है। अभी केवल खलजी, यहाँ खलजी वंश की बात हो रही है बेटा। आगे देखो तुगलक वंश आता है। सर जलालुद्दीन जो अकबर था वो रियल में था? हाँ बेटा वो रियल में था, लेकिन वो किसी और वंश से उसका संबंध है। अभी ये जलालुद्दीन खलजी है, जलालुद्दीन अकबर नहीं है, जलालुद्दीन खलजी है। सर वो खान था। हाँ वो बात की बात है, अभी वो आगे जाके इतिहास में पता चलेगा। अभी वहाँ यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, जलालुद्दीन अकबर की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है बेटा। ये जलालुद्दीन खलजी है, इसको आप अकबर मत समझिएगा, गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो आगे चलेंगे। तुगलक नाम होते हैं ना, तो उसमें हाँ अलग अलग सबके नाम होते हैं। और तुगलक वंश का शासन कब से कब तक चलता है? 1320 से 1414 तक, है ना, जिसमें सबसे पहला शासक है जो इम्पोर्टेंट है गयासुद्दीन सर तुगलक। ये तो बहुत ज्यादा शासन हुआ सर ये तुगलक डायनेस्टी का, कितना हाँ इन्होंने लिखा है काफी सर, लंबे 20 to लंबे 14। जी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है। मोहम्मद तुगलक 1224 to 1351, 1324 to 1351। फिरोज शाह तुगलक, अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज़ाबाद या फिरोज शाह कोटला हम जिसको पढ़ रहे हैं वो इन्होंने ही बनवाया है, फिरोज शाह सर ये तुगलक। तो टी से लिखा रहता है ना, ये टी से समझ में नहीं आता सर, ये तुगलक। फिरोज शाह तुगलक टॉम। हाँ आगे चलेंगे। हाँ देखिए यहाँ लिखा है फिरोज शाह तुगलक टॉम, ये उसका मकबरा है। डेड होने के बाद, उसकी डेथ होने के बाद यहाँ पर उसका एक तरह से समाधि बना दी जाती है और फिर उसको एक बड़ी बिल्डिंग से है ना कवर कर दिया जाता है, जिससे लगता है बाद में इसका नाम दिया जाता है मकबरा, टॉम नाम दिया जाता है, कब्र। सर ये फिरोज शाह तुगलक ने भी 1351 से 1388 तक करा था 1388 तक शासन। शासन किया इसने। सर ये जो फिगर है इसके नीचे उसका नेम भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ नाम भी लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। आगे चलेंगे। सर ये टॉम्ब मतलब सर ये टॉम्ब कब्र होता है। नाम देते थे। क्या बेटा क्या पूछा आपने? सर ये जो टॉम बना सर गया उन्हें है, ब्राह्मण फिरोज की शाह मम्मी बना देते थे। ये सारे बच्चे एक साथ बोलते सही हैं। टॉम मतलब क्या होता है? टॉम का मतलब बेटा अरे कब्र टॉम होता है, मतलब जब किसी व्यक्ति कब्र की होता है। डेथ हो जाती है, उसको जब मिट्टी में दफन कर दिया जाता है नीचे। तुगलक है, उसने खुद नहीं बनवाया, तुगलक का टॉम बनवाया है। तो फिर वहाँ पर टॉम बनवाया, ऊपर भी सर इल्तुतमिश का भी टॉम बना। हाँ हाँ इल्तुतमिश का भी टॉम बनाया गया है, दिल्ली में ही है। देखिए इल्तुतमिश का टॉम दिल्ली में है। और अलाई दरवाज़ा, ये अलाई दरवाज़ा है, ये किसी शासक ने इसको बनवाया होगा, ये बिल्डिंग है। ये अलाई दरवाज़ा किसी का टॉम नहीं है। सर वो वहाँ पे किसी का स्वागत करने के लिए हाँ हो सकता है, बनवाया। हाँ ये टॉम नहीं, इसको टॉम मत समझिएगा। आगे चलेंगे। फिरोज शाह तुगलक की टॉम यहाँ पर है। जो है स्टूडेंट ने आज की क्लास ज्वाइन करी है। ओके। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं तो खिज्र खान इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसका शासन था 1414 to 1421। लोदी वंश का भी शासन हुआ यहाँ पर, जिसमें बहलोल लोदी का शासन था यहाँ पर 1451 to 1489 तक इनका शासन था। तो दिल्ली पर इस तरह से अलग अलग राजाओं ने शासन किया है, समय के साथ साथ वो बदलते रहे हैं और इस तरह से दिल्ली एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट शहर के थोड़ा रूप में लेफ्ट विकसित हो गई थी सर जी। सर अभी मैं थोड़ा लेफ्ट हो गई थी सर। ये बताइए सर ये लोधी डायनेस्टी भी क्या मुस्लिम्स में लोधी डायनेस्टी का मतलब उनमें जो राजा हुए उनके नाम के पीछे टाइटल लोधी लगा हुआ था और इनका शासन दिल्ली पर रहा है। इसलिए अपने नेम के पीछे अपना सरनेम लगा रहता है, वैसे ही उनके पीछे ये लगा हुआ है। बिल्कुल ये सरनेम है। मुगल थे या हिंदू सिंह? ये सब मुगल हैं, अरब के शासक हैं सभी, है ना। मुगल नहीं है बेटा, इसको मुगल तो नहीं कहेंगे। टॉम जो कब्र है वो बनवाया वो किसका टाइम। हाँ टाइम ओवर हो चुका है। सर मुगल क्या होता है? जब बेटा मुगल क्या होता पहले है? शांत हो जाओ, हम बता रहे हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, पहले शांत हो जाओ। मुगल जिसने ये पूछा है मुगल क्या होते हैं, जब मुगल चैप्टर आएगा तो हम बताएंगे मुगल का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये लोधी आया है, सर ये जो लोधी आया है तो वो लोधी हिंदू में है या फिर अरबी है?
हाँ लोधी लेकिन जो आया लोधी है में तो क्या एच मतलब आता है? है। जी सर लोधी पूछ रही है कि हिंदी वाला लोधी है कि ऐसे ही LODI नहीं, ये लोधी बेटा हम कह सकते हैं कि एक तुर्क शासक थे, मुस्लिम शासक थे। अभी जो लोधी चलता है ना, लोधी, ये लोधी वो लोधी नहीं है। एक्सक्यूज सर, लगता है। कोई लोग बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। हाँ वो बहुत अलग है, वो लोधी है, ये अभी लोधी होता सर है। मतलब मैंने सुना है ना बहुत लोगों के नाम लोधी से, तो वो हिंदू थे, तो लेकिन इसमें वो आगे का जो नेम लिखा है ना वो थोड़ा मुस्लिम टाइप है। हाँ वो मुस्लिम टाइप है, बिल्कुल मुस्लिम शासक है। अभी आपने बोला था कि टॉम सर सर क्या बात सर सर टाइम इज सर ये ओवर। जो हाँ अभी एक एक करके एकदम से क्वेश्चन पेज पूछेंगे, नंबर एक साथ मत सर, पूछिए। टाइम जो बनाओ। टाइम ओवर हो चुका है। सर, लेखनी, starting- लेखनी आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? सर प्लीज सर ये जो चलिए सर ये मीटिंग, पेज नंबर 37 जो है ना सर, उसमें फिगर नंबर 4 बनाए, उसमें जो लिखा है वो बताइए ना। 57 आप पूछ रहे हो बेटा? 37 पे फिगर नंबर 4 ओके, लिखा 37 है को हम देख सर, रहे हैं। उसके नीचे एक हाँ 37 में क्या है बेटा? सर फिगर नंबर 4 लिखा है साइड में ऑरेंज। हाँ देख रहा हूँ ना। मोट की मस्जिद बिल्ट इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर। सिकंदर लोदी के शासन के समय में मोट है कि मौत है? मोट की मस्जिद, इसका नाम ही है मोट की मस्जिद, ठीक है। सर मतलब वो मौत की मस्जिद। हाँ मौत की मस्जिद भी हो सकता है, बट इसमें तो ये लिखा है मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रीन ऑफ सिकंदर लोदी। कभी हो सकता है कि किसी का सरनेम हो मौत। नहीं, इसको जब सर पढ़ेंगे उसने तब समझ में नेम आएगा। बिल्डिंग इसको जो समझ में तब आएगा जिसको पढ़ेंगे कि वास्तव में ये मौत की मस्जिद है या मोट की मस्जिद है, क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी नहीं बताएंगे कुछ भी बेटा इसके बारे में, ये ठीक सर या फिर उसका कोई नाम है मौत। है? आप कुछ भी है इसके बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि मौत को तो लिखा जाता है MAUT, मौत तब होगा। सर जी चलिए इसको हम सर्च कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि मस्जिद की क्या विशेषता है, ठीक है। चलिए टाइम ओवर हो चुका है। अगर किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सभी लोग अपना मीटिंग लेफ्ट करिए, सभी लोग। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी सर सर अभी क्लास बताया था कि टॉम एक कब्र है, वो किसने बनवाया है? हाँ किसने बनवाया है ये आगे जब इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, सर ठीक है। सर ऐसा भी हो सकता है कि उनके बेटे ने बनवाया या फिर उन्होंने पहले हाँ से ही बनवा के बाद रखा है। बाद देखिए जब किसी की मृत्यु होती है तो वो तो बनवाता नहीं है, उसकी कब्र को या उसके मकबरे को बाद में जो शासक आते हैं वो बनवाते हैं, ठीक है। क्योंकि मरने के बाद ही तो बनेगी, मरने से पहले वो बनवा ही नहीं सकता ना, बाद के राजा बनाते हैं। क्यों करे आप ये इंग्लिश की क्लास है? जी बेटा, सर आप बोल रहे हैं मीटिंग लेफ्ट करने का भी इंग्लिश की क्लास है? हाँ इंग्लिश की क्लास है ना इसके बाद। तो सर आप इसी मीटिंग में ज्वाइन करेंगे ना लेफ्ट होकर? हाँ लेफ्ट, वो हमें PDF अभी निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके सर अभी आप इंग्लिश जैसे मतलब 5 लेफ्ट होना है। हाँ 5 मिनट्स के लिए लेफ्ट हो सकते हैं, फिर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके ओके बेटा, ठीक है। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? बाय सर, थैंक यू फॉर क्लास। सर गूगल पर उसकी अलग अलग इमेजेस आ रही हैं। लेफ्ट हो या फिर सर लेफ्ट होके वापस हो जाए? लेफ्ट हो करके आप वापस आ सकते हैं, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके सर बाय। ओके बाय बेटा।